नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज हम जिन टॉप 6 स्टोरीज पे बात करेंगे वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। हम इन 6 के 6 स्टोरीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में। बहुत मेहनत लगती है इन सेशन को बनाने में, सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है। आप अगर अपना लव एंड सपोर्ट इस तरीके से अगर दिखाते रहेंगे वीडियो को, तो मैं भी काफ़ी मोटिवेटेड रहूँगा वीडियोस को बनाने में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ऊपर में। हमने टेक्सटाइल पे काफ़ी सारी बातें की हैं, राइट। इस बार हम बात करेंगे कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या क्या होते हैं। भारत के पास आपको मालूम है कि नेशनल टेक्सटाइल मिशन भी है, अब एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी है, तो उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे स्टबल बर्निंग और उसके इम्पैक्ट पे, जो आज के टाइम पे नॉर्थ इंडिया के अंदर में काफ़ी हॉट इशू बना रहता है। और इस पे चांसेस हैं कि या तो मेंस के की परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा है यूपीएससी की, उसमें कुछ सवाल देखने को मिले, नहीं तो प्रीलिम्स वगैरह में भी देखने को मिलेंगे। तीसरी हम बात करेंगे कामेंग रिवर के ऊपर में। कामेंग नदी कहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पर क्या हुआ है और किस तरीके से चीन का एंगल भी इसमें बताया जा रहा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फोर्थ हम बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, जो राष्ट्रीय पुरस्कार, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं 2021 में, उनके क्या क्या कैटेगरीज है, कब कब इंस्टीट्यूट किए गए। क्योंकि इस बार की, अगर आपने प्रीलिम्स की परीक्षा देखी होगी, हालांकि आप हर सेशन में मेरे साथ उसके कुछ सवाल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी आपने अगर कुछ देखा होगा, मतलब इस बार की अगर परीक्षा के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, तो उसमें जैसे आपके ये कुछ अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, उससे सवाल आए थे। तो हम इस तरीके से अपना एक स्पोर्ट्स अवार्ड की भी कैटेगरी इसमें इंक्लूड कर देंगे। फिफ्थ हम बात करेंगे ग्लोबल मिथेन प्लेज, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेंगे। सिक्स्थ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, इसको देखेंगे। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। एक्साइटेड गाइस? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टेक्निकल टेक्सटाइल। अब टेक्निकल टेक्सटाइल को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे? देखिए, होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाने जाते हैं तो उसमें आपका रॉ मटेरियल का इनपुट लगता है। बिल्कुल सब कुछ होने के बाद उसको आप फिर एक फाइनल टच देते हैं। फाइनल टच के बाद जब आपका प्रोडक्ट तैयार होता है, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरा एक शर्ट है, शर्ट बन के मुझे मिली है, अब ये शर्ट बहुत सुंदर लग रही है तभी तो मैं खरीदूंगा ना, अदरवाइज अगर वो शर्ट सुंदर नहीं लगेगी तो मैं क्यों खरीदूंगा। तो उसका एक डेकोरेटिव फीचर होता है, एस्थेटिक उसका एक फीचर होता है। लेकिन अब जब आप शर्ट को सोचेंगे कि शर्ट जब मैन्युफैक्चर की गई, जब उसे प्रोड्यूस किया गया, बनाया गया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो टेक्निकल चीज़ें लगी होंगी, कोई ना कोई टेक्निकल इक्विपमेंट लगा होगा, कुछ ना कुछ तो टेक्निकल प्रॉपर्टीज उसमें जुड़ी होंगी। वो चीज़ें जब आपका प्रोडक्ट बन रहा होता है, जो आप टेक्सटाइल में इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल चीज़ें, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल। अब इनके एप्लीकेशन के बेसिस पे इन्हें 12 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। कितने कैटेगरीज में दोस्तों? 12 ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन सी? एग्रोटेक, बिल्टेक, क्लोथटेक, जियोटेक, होमटेक, इंडटेक, मोबीटेक, मेडिटेक, प्रोटेक, स्पोर्ट्स टेक, ओकियोटेक, पैकटेक। तो इस तरीके से 12 जो हैं इसकी कैटेगरीज हैं। अब आप देखेंगे तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2020 में इसे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसे अप्रूव किया, और इसकी पूरी लागत कितनी बताई? 1480 करोड़ रुपए की इसकी पूरी की पूरी लागत बताई। और काम के किस लिए अप्रूव किया था? कि देखो भाई, भारत को जो है ग्लोबल लीडर बनाना है इस सेक्टर के अंदर में, इस सेगमेंट के अंदर में। साथ ही साथ इसे डोमेस्टिक, जो घरेलू मार्केट है, घरेलू बाजार है, उसमें भी इसको यूज करना है। कितना का इसका समय रहेगा? तो 4 साल के लिए इसे इंप्लीमेंट करना है। 4 कंपोनेंट भी बना दिए, राइट। दिस विल गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द नेक्स्ट 4 years एंड विल हैव 4 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो वो फोकस करता है रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन को लेके। इसमें सीधा सीधा 1000 करोड़ की लागत जो है सरकार ने डाल दी। तो 1480 करोड़ में 1000 करोड़ तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पे ही चला गया। उसके बाद फिर इसमें दूसरा कंपोनेंट क्या आता है कि देखो, आप जो बना रहे हो तो उसे प्रमोट करने की भी तो ज़रूरत है ना। मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक। तो प्रोडक्ट जब मैं बना रहा हूँ तो उसको प्रमोट भी तो करना है, तभी तो वो बिकेगा ना। तो प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए भी एक बना दिया गया दूसरा कंपोनेंट, ठीक। उसके बाद इसको जो मेन एम रखा गया मिशन का, वो ये रखा गया कि जो डोमेस्टिक मार्केट साइज अभी $40 बिलियन का चल रहा है, उसे हमें कितना करना है? $50 बिलियन करना है। कब तक करना है? 2024 तक करना है। तो मतलब 4 साल के अंदर में सरकार कह रही है, ने जो टारगेट लिए हैं $10 बिलियन का लिया है। पर ईयर के बेसिस पे अगर आप देखने जाएंगे तो $2.5 बिलियन जो है आपको पर ईयर का इंक्रीमेंट इसमें दिखाई देगा। मतलब इस तरीके से अचीव करना है। फिर तीसरा कंपोनेंट इसमें पूरा का पूरा एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेके किया गया है कि देखो भाई, हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी हमें एक लीडर बन के उभरना है। तो उसके लिए हमें अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना होगा जितना ज़्यादा हो सके, राइट।
और फाइनल कंपोनेंट किस में रखा गया, एजुकेशन, स्किलिंग, ट्रेनिंग, इन सबको देखते हुए फाइनल कंपोनेंट डाला गया है। अब सेंटर ये कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि आप एक्सपोर्ट्स टेक्निकल टेक्सटाइल के 3 सालों में तकरीबन 5 गुना ज़्यादा करने की, 5 गुना ज़्यादा बढ़ाने की आप लोग प्लानिंग करके चलिए, उसी तरीके से आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक, अगर अभी हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट में $250 बिलियन का इनका सेगमेंट है, जिसमें भारत का शेयर सिर्फ $19 बिलियन का है। तो बहुत कठिन है डगर पर घट की, यहाँ तो सीधी सी बात सामने आ रही है। अब इसमें बिगेस्ट प्लेयर कौन कौन से हैं, अमेरिका है, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, चाइना है, जापान है। क्लियर, टेक्निकल टेक्सटाइल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक खूबसूरत सा इन्फोग्राफिक है, आप देख सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, उसमें सारी बातें इन्फोग्राफिक के बेसिस पे बताई गई हैं कि किस तरीके से कैबिनेट ने 26 फरवरी 2020 को डिसीजन लिया था। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, दैट इज स्टबल बर्निंग। अब ये बहुत ही मतलब एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, खासकर जैसे ही ठंड आनी शुरू हो जाती है तो इसका इशू भी आना शुरू हो जाता है। तो हाल फिलहाल इसको देखते हुए जो पटियाला है पंजाब में, उसके 6 गांव में एक जो है सर्वे कह लीजिए या स्टडी कह लीजिए, वो कंडक्ट की गई। और उस स्टडी में ये पता चला कि जो स्टबल बर्निंग से जो पॉल्यूशन होता है वो लंग फंक्शन के काम को, यानी जो आपके फेफड़े जो काम कर रहे थे ना, उससे बिल्कुल ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। साथ ही साथ ज़्यादातर किस पे अटैक करता है, जो रूरल वुमेन होती हैं, जो गांव की महिलाएं होती हैं। अब होता क्या है कि जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं, जो जले नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वही तो अंदर जाएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हार्मफुल माना गया है और उन्हें PM 2.5 की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर PM क्या है दोस्तों, PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो वो उससे फिर क्या होता है, उससे फिर आपको वीजिंग होने लगती है, सांस में कमी आने लगती है, खांसी होती है, जुकाम हो जाता है, स्किन रैशेज हो जाते हैं, इचीनेस सी लगने लगती है। और ये तकरीबन सभी ग्रुप में है, लगभग हर ग्रुप के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है स्टबल बर्निंग को देख के, स्टबल बर्निंग के कारण देखा गया है। सो बेसिकली स्टडी ये कह रही है देयर वाज डिक्लाइन इन द लंग फंक्शन विद इंक्रीज इन PM 2.5 कंसंट्रेशन अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स इवन आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर सेवरल अदर एक्सपोजर वेरिएबल्स सच एज द इन्फ्लुएंस ऑफ कुकिंग फ्यूल, वेंटिलेशन, डिस्टेंस फ्रॉम रोड, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि स्टबल बर्निंग है क्या। देखिए होता है क्या, नवंबर का महीना जब आता है, ठीक, तो ये बहुत ही एक साधारण सी एक प्रक्रिया है जो किसान लोग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो खेत हैं उनमें जो है गेहूं की बुआई का काम वो शुरू कर देते हैं। अब बहुत कम समय बचता है धान की हार्वेस्टिंग के लिए और क्या कहते हैं गेहूं की बुआई के लिए, बहुत ही कम समय होता है। मतलब ये नवंबर का जो महीना होता है ना, उनमें उन्हें गेहूं को बोना भी होता है और जो धान उन्होंने पहले बो रखा है उनको काटना भी होता है। तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो स्टबल बर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पराली जलाना, वो जो भी क्रॉप रेजिड्यू होते हैं उनको जला देते हैं ताकि फिर फटाफट जो है ना वो गेहूं की बुआई कर सकें। तो स्टबल बर्निंग जैसे ही वो करते हैं तो उनसे फिर हार्मफुल गैसेज जो है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, पार्टिकुलेट मैटर के साथ जो है मिलकर एमिट होते हैं। अब किसान इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं उनकी मजबूरी को, इस वजह से वो यूज़ करते हैं। इसके इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहला इफेक्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, एमिट करता है। ठीक, जैसे कि मीथेन हो गया। अभी हम मीथेन को लेके भी मैं एक स्टोरी आपके लिए आज लाया हूँ, बस 5 मिनट में मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, ये सारे इन सब के कारण पॉल्यूशन होता है। फिर कहीं ना कहीं सोयल फर्टिलिटी भी जो है वो रिड्यूस होती है, जो मिट्टी है वो लेस फर्टाइल होता है। फिर हीट पेनिट्रेशन, जो भी हीट जला है स्टबल के कारण, जो भी मतलब स्टबल जैसे आप जलाएंगे तो हीट भी होगा, तो वो क्या करती है, वो जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उससे भी पेनिट्रेट कर देती है। फिर वहाँ से कुछ नमी की कमी हो जाती है, माइक्रोब्स वगैरह सारे वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, तो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी गई हैं। साथ ही साथ सॉल्यूशन क्या है, अगर स्टबल बर्निंग नहीं तो फिर क्या। तो देखिए क्या है कि आपको पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, इससे एक तो रोज़गार भी पैदा होगा, साथ ही साथ जो क्रॉप जो रेजिड्यू हैं, जो मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं, मिट्टी की नमी को ख़राब कर रहे हैं, वो भी बेटर रहेंगे। जो पौधों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप क्या प्रमोट करते हैं, पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट्स अगर आप प्रमोट करते हैं तो ये चीज़ें आपकी होने वाली हैं। अब इनमें एक सबसे अच्छा मॉडल है छत्तीसगढ़ का मॉडल, और ये नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखना प्रीलिम्स के हिसाब से, इसको कहते हैं गौठन। क्या कहते हैं, गौठन। छत्तीसगढ़ का ये मॉडल है। इसमें क्या होता है, 5 एकड़ की एक बड़ी सी ज़मीन ले लो, ठीक, अब उसमें गांव वगैरह
सारे गांव उसमें कॉमन रहते हैं, जो भी उस एरिया के आसपास में आ सकते हैं जितने गांव, और उसमें जितने भी स्टबल हैं जिनको ये लोग पंजाब के लोग जला देते हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं कि जो अनयूज स्टबल हैं, पराली दान, राइट, उन्हें फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। उनमें गाय की गोबर को मिला के और कुछ नेचुरल एंजाइम्स को मिक्स करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब अगर ये करना है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, लोग लगेंगे, तो गांव के जो यूथ है, रूरल यूथ है, उनको एक रोजगार मिलता है इस स्कीम के तहत। फिर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि जो भी आप खेतों से जो पराली लेके जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात आप मिक्स करेंगे ना, तो 5 एकड़ के प्लॉट पे लेके जाएंगे, तो जो आप लेके जा रहे हैं तो सरकार भी वहां की सपोर्ट कर रही है कि ट्रांसपोर्टेशन में देखिए हम आपकी मदद करेंगे। इस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार सक्सेसफुली 2000 गौठन जो है वो डेवलप कर चुकी है। तो ये है पूरा इस स्टबल बर्निंग का सार। समझ आया? इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, जो जो बिल्कुल माइक्रो डिटेलिंग वाली चीज़ें हैं वो इस पिक्चर में है, देख लीजिए इस पिक्चर को आप आराम से। हम चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ, दैट इज कामेंग रिवर। कामेंग रिवर की अगर मैं पहले बात कर लूँ तो कामेंग रिवर में हुआ क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। कामेंग रिवर में क्या हुआ है दोस्तों कि अभी हाल फिलहाल लैंडस्लाइड के कारण, वहाँ पर अर्थक्वेक आया था तो लैंडस्लाइड हो गया, तो लैंडस्लाइड के कारण काफ़ी सारे वहाँ का जो कामेंग नदी का जो पानी था पहले वो काला हुआ, और जैसे ही वो उसकी मछलियाँ सरफेस पे आई तो पता चला कि सारी मछलियाँ मर चुकी हैं। अब कामेंग रिवर है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। फिलहाल जैसी अर्थक्वेक आया, ठीक, ये सब हुआ, इस रीजन को सिस्मिक जोन 5 के अंदर रखा गया है। मतलब यहाँ पर भूकंप के झटके जो है वो जनरली देखे जाएंगे, यहाँ पे लोगों का रहना बिल्कुल नामुमकिन है। अब अर्थक्वेक वगैरह होता रहता है, मीन सी लेवल से ऊपर है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये नदी का जो रंग था वो काला क्यों हो गया, ठीक है, उसका कारण बताया जा रहा है। उसका एक एंगल तो ये बताया जा रहा है कि लो डिजॉल्व ऑक्सीजन के कारण उसमें जो मछलियां थी वो मर गई, जो भी मतलब जो रिवर का पानी था वो काला हो गया, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन LDO, इसके कारण। अब ये जब हुआ, ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है लो डिजॉल्व ऑक्सीजन, और ये नदी के बहाव के बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। अब लो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ये बताता है कि कितनी ज़्यादा उन्हें और ऑक्सीजन चाहिए। जब वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, आप नाम से समझ रहे हैं ना, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो फिर जो भी उस नदी के अंदर में, पानी के अंदर में है, वो उनकी मौत हो जाती है, जैसे मछलियों के साथ हुआ। तो एक साइंटिफिक एंगल तो ये बताया जा रहा है। दूसरा एंगल मैं आपको बता देता हूँ जो चीन से रिलेट किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है, कुछ न्यूज़पेपर्स में वो मैंने पढ़ा था, ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। वैसे भी अरुणाचल प्रदेश में एक गांव तो शायद बना ही दिया, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर थी, ठीक, एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो चाइना कुछ इस तरफ जो है ना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसके कारण नदी का जो रंग है वो काला हो रहा है, और वो बहुत ही घातक टॉक्सिक कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, जो नदी के पानी के साथ मिलकर जो भी ऑक्सीजन का लेवल है पानी का, उसे बहुत कम कर दे रही है। दैट्स वाई वी आर सीइंग द मास फिश डेथ। क्लियर? तो एक एंगल ये बताया जा रहा है, कितना सही कितना झूठ आई डोंट नो, ठीक। तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। साथ ही साथ कामेंग रिवर का मैप देखना थोड़ा ज़रूरी है, तो मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। अगर आप मैप देखेंगे तो ये रहा कामेंग रिवर, ये है वेस्ट कामेंग, ये है ईस्ट कामेंग। तो ईस्ट कामेंग के तरफ जो है ये चीज़ हुई है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ, दैट इज़ द फोर्थ वन, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। तो अभी हाल फिलहाल यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के जो मंत्रालय है उन्होंने अनाउंस किया कि हम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 जो है अनाउंस करने जा रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो छः डिफरेंट इसमें मतलब पुरस्कार जो है वो आते हैं। कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इन्हें पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, हाल फिलहाल इनका नाम चेंज किया गया है। ये सबसे टॉप नंबर 1 पे आता है। कब इनका गठन हुआ? 1991-92 में इन्हें लाया गया, और ये बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इसमें आपको मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और 25 लाख रुपए तक का कैश प्राइज मिलेगा। दूसरे पे आता है अर्जुन अवार्ड। 1961 में इसे लाया गया था। किसमें लाया गया था दोस्तों? 1961 में। इसमें भी यही था कि स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट को जगाना, ठीक है, और मतलब उनको मोटिवेट करना, लीडरशिप लेके आना, सेंस ऑफ डिसिप्लिन जनरेट करना वगैरह वगैरह। इसमें जो कैश प्राइस है वो 15 लाख रुपए तक का कैश प्राइस है। साथ ही साथ एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है अर्जुन का एंड अ स्क्रॉल ऑफ ऑनर। फिर तीसरे पे है द्रोणाचार्य अवार्ड। इसको 1985 में लाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट,
फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग। ये ध्यान रखना है आपको कि ये कोचिंग से रिलेटेड है। इट इज गिवन टू द कोचिंग्स फॉर आउटस्टैंडिंग एंड मेरिटोरियस वर्क ऑन अ कांस्टेंट बेसिस इनेबलिंग स्पोर्ट्स पर्सन टू एक्सेल इन द इंटरनेशनल इवेंट्स। इसमें 15 लाख तक का कैश प्राइस है, ब्रॉन्ज स्टैचू है द्रोणाचार्य का एंड स्क्रॉल ऑफ ऑनर है। फिर आता है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये इसको 1956-57 में लाया गया था। यूनिवर्सिटी लेवल का ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस को देखता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे कौन टॉप कर रहा है वगैरह वगैरह। इसके बाद फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसे 2009 में गठन किया गया। इट इज़ गिवन टू कॉर्पोरेट एंटिटीज़, पब्लिक सेक्टर के भी और प्राइवेट सेक्टर के भी, साथ ही साथ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एनजीओज वगैरह जो भी मतलब स्पोर्ट्स को एंडोर्स कर रहे हो, उनके प्रमोशन कर रहे हो, उनका डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उनको इसमें लाया गया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राइट। तो ये हो सकता है एग्जाम वगैरह में कि आपसे ये सारे अवार्ड्स को लिखकर उनके जो है क्रम को पूछा जा सकता है, जो ईयर वगैरह जो मैंने बताया है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली स्टोरी पे आते हैं, दैट इज ग्लोबल मीथेन प्लेज। हमें पता है ये किसका इनिशिएटिव है, दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ यूएस प्लस ईयू। ये आपको थोड़ा सा रखना, मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो 2 नवंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया है, ग्लोबल मीथेन प्लेज को, COP26 के अंदर में ग्लासगो में जो हो रहा है। अब इस एग्रीमेंट के तहत हुआ क्या है कि जो मीथेन के एमिशंस हैं उन्हें रिड्यूस करने की बात कही गई है। कितने परसेंट से? 30% से। कब तक? 2030 तक। कौन से लेवल के कंपैरिजन में? 2020 के लेवल के कंपैरिजन में। कितने देशों ने साइन किया? तो 90 से ज़्यादा देशों ने इसे साइन किया है। क्या भारत ने भी साइन किया है? यस, भारत ने भी साइन किया है। मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये अपना प्रेजेंस जो है वो रखता है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए 25% तक ये भी जिम्मेदार है, ऐसा यूएन कह रही है, ठीक। तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से जो अर्थ का मीन सरफेस टेम्परेचर है ना, वो बढ़ जाता है। अभी अर्थ का मीन सरफेस टेम्परेचर कितना है दोस्तों? वो है 14 डिग्री सेल्सियस। और अगर ये इसमें +2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हो गया तो फिर क्या होगा, जितने भी कोस्टल इलाके हैं सारे के सारे क्या होंगे? डूब जाएंगे। दैट्स वाई टारगेट कितना रखा गया है? 2 डिग्री से कम, यानी कि 1.5 डिग्री तक बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। IPCC के आप रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, कोई भी रिपोर्ट्स आप उठा के देख लीजिए, सब इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और हाल फिलहाल बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आए हैं जो ये कह रहे हैं कि जो COP26 हुआ है इसमें भारत को रेजिस्ट करना चाहिए था। भारत की तरफ से एक रेजिस्टेंस की एक डिमांड आनी चाहिए थी कि हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पहले देखनी है, रेदर देन टू गो फॉर द प्लेजेस और यू कैन से द टारगेट्स ऑफ रिड्यूसिंग द एमिशंस, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, किसने लॉन्च किया है, किसका इनिशिएटिव है, क्या इसमें टारगेट लिए गए हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी एंड द फाइनल स्टोरी ऑफ द डे, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें भारत की कितनी रैंक आई दोस्तों? 71वीं पोजीशन भारत को मिली है आउट ऑफ 113 कंट्रीज। ये कौन लॉन्च करता है? तो लंदन बेस्ड एक इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट है और इसे स्पॉन्सर करती है कोर्टेवा एग्री साइंस। तो 2 नाम आपको याद रखना है, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट एंड कोर्टेवा एग्री साइंस। ये दोनों मिलकर ही इसे लॉन्च करते हैं। ये इस बार इसका 10वां एडिशन था, 10वां संस्करण था। एनुअल पब्लिकेशन है, हर साल इसे पब्लिश किया जाता है। क्या मेजर करता है? तो बेसिकली जो भी फूड सिक्योरिटी रिलेटेड जो है, राइट, भोजन सुरक्षा, क्या क्या उससे रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको पहले ये इंडिकेटर में लेता है और फिर बताता है चीज़ों को, रैंक वगैरह। तो क्या क्या इंडिकेटर्स हैं इनके? तो अफोर्डेबिलिटी, कौन को कितने % लोग आपके फूड अफोर्ड कर सकते हैं, बढ़िया, किनके पास अवेलेबल है, क्वालिटी, सेफ्टी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस, ठीक। अब इसमें इसी तरीके से करते करते 58 फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर्स हैं, जिसमें इनकम को भी लाया गया है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी लाया गया है, क्लियर है। और इनका पूरा का पूरा एक्शन किस ओरिएंटेड है? तो यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 0 हंगर बाय 2030, इसको मतलब इस दिशा में इसको पूरा देखा जा रहा है। इसमें टॉप रैंकर्स में कौन थे? आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, UK, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और US। ये सारे लोगों ने टॉप रैंक हासिल की है। भारत की पोजीशन आप ध्यान रखिएगा और भारत का स्कोर आप ध्यान रखना है, आपको 57.2 पॉइंट्स है, जबकि चीन हमसे आगे है, बाकी सारे पीछे हैं। पाकिस्तान 75वीं रैंक पे है, श्रीलंका 77वीं रैंक पे है, नेपाल की रैंक 79 है, बांग्लादेश 84 पे है और चीन जो है वो 34th पोजीशन पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अब हम बात करते हैं अपने MCQs के ऊपर। हमारा पहला सवाल MCQs का, हम इकोनॉमिक्स के MCQs देख रहे थे दोस्तों, जो इस बार की UPSC की प्रीलिम्स की 2020 का प्रीलिम्स है
उसमें पूछा गया था 2021, माफ़ कीजिएगा, नॉट 20, 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, इनमें से क्या है जो ज़्यादा इन्फ्लेशनरी हो सकता है इफेक्ट में, ज़्यादा जिसमें मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ सकती है। अब आप जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आप जानते हैं जब भी कोई नए पैसे का सृजन होता है, राइट, तो इन्फ्लेशन के चांसेस होने के बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप पहले ऑप्शन को देखेंगे, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, क्या इसमें कोई नई मनी क्रिएट हो रही है? आंसर इज नो, हम रीपे ही तो कर रहे हैं ना, कोई नया मनी तो इसमें क्रिएट हो नहीं रहा। दूसरा, borrowing from public to finance a budget deficit, again no new money is created. Borrowing from banks to finance a budget deficit, again no money is going to created. Creation of new money to finance a budget deficit, and that is, so करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि इनमें से ज़्यादा इन्फ्लेशनरी क्या होगा? जब नए पैसे का क्या हो, नई जो मुद्रा है जब उसका सृजन हो, तब चीज़ें जो होती है ज़्यादा इन्फ्लेशनरी शो करती हैं। दूसरे पे आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन था दोस्तों, ये 2 बार पूछा जा चुका है सिविल सर्विसेज में, एक बार 2013 में आया था और 2019 में भी आया था ये सवाल, राइट। तो द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद, अब हमें मालूम है कि जो रेट्स, लैंडिंग रेट्स होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मनी मल्टीप्लायर के। मतलब कि अगर आपको मनी मल्टीप्लायर बढ़ाना है तो लैंडिंग रेट्स को क्या करने होंगे? कम करने होंगे। CRR क्या लैंडिंग रेट है? यस है, तो इसको कम करना था, यहाँ डिक्रीज होना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत है। SLR क्या लैंडिंग रेट है? हाँ है, ये भी डिक्रीज होना चाहिए था, ये भी गलत ऑप्शन है, राइट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, क्योंकि जैसे ही लोगों की हैबिट बदलेगी, लोग बैंकों में जाएंगे, बैंकों में पैसा जमा करना शुरू करेंगे, बैंक से बेनिफिट्स लेंगे, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि जो लैंडिंग रेट्स है उन्हें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो सही इसका आंसर क्या हो सकता है? इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन था और बहुत ही आसान प्रश्न था ये इस बार की परीक्षा का। तीसरा, अगर आप MCQ देखेंगे, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बढ़ाना है। डिमांड पुल, जो मुद्रास्फीति है उसे बढ़ाना है। अगर आप ये सब पढ़ने गए तो बहुत टफ क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि अगर मुद्रास्फीति को इंक्रीज करना है तो इंटरेस्ट रेट को क्या करना होगा? डिमांड से रिलेटेड, राइट। यहाँ पर डिमांड है, सप्लाई, डिमांड ड्रिवन नहीं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये, तो आपको इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, राइट। अगर आपको इन्फ्लेशन बढ़ाना है तो आपको इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और अगर आप 5वां देखेंगे तो इसमें बोला गया है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, जो कि गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स, ठीक। तो 5वां अगर गलत है तो अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे, क्योंकि हमें सही बताना है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के कारण, फिस्कल स्टिमुलस के कारण, और फिर हायर परचेजिंग पावर के कारण जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसे बढ़ाया जा सकता है। और वैसे भी हमें मालूम है अगर मुद्रास्फीति बढ़ानी है तो आपको अपनी परचेजिंग पावर को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, तभी तो वो बढ़ेगी ना, ठीक। तो सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, एनरिच कंटेंट है, आइए एनरोल कीजिए खुद को। आइडियल फॉर प्रोफेशनल, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, MBAs एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। साथ ही साथ बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लिए कोर्सेज हैं, सिविल तपस्या का पोर्टल है, आप इस पे आराम से जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अपना लव एंड सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा दोस्तों। हम मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्दी। टिल देन थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद।